वेलकम बैक व्यूअर्स, जुमा मुबारक। और आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि हमें अल्लाह ताला से कौन सी दुआ मांगनी चाहिए। सुमेरा जब्बार ने लिखा है जो हमारे हक में बेहतर हो। यह आपने बड़ी अच्छी बात की सुमेरा, इंसान को हमेशा यही दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह ताला कोई भी आपको चीज़ चाहिए, अल्लाह ताला मुझे फलां चीज़ चाहिए, लेकिन अल्लाह वो मुझे मतलब वो ना कि अल्लाह ताला मुझे फलां चीज़ चाहिए और अगर मेरे वो हक में बेहतर है तो मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ इंसान के हक में बेहतर होती है वही इंसान के लिए आई थिंक एंड में यूज़फुल होती है। अनस अमीन ने लिखा है टोटल का भला हो टोटल की खैर। बिल्कुल सही, सबका भला हो सबकी खैर। शहबाज जी ने कहा है ऐड मी। शहबाज जी हम आपको, आप हमारे पेज पे तो हैं मजीद और आपको क्या ऐड करें। इरशान आरिफ ने कहा है हमें अपने अल्लाह जी से हर वक्त अपने लिए और सारे लोगों के लिए खैर और आफत की दुआ मांगनी चाहिए, और मेरी तो यही दुआ है कि मरने के बाद। अच्छा, अजीब से उन्होंने बात की है। आमीन। अच्छा, माहर तुफैल खान बारिश के लिए। अच्छा, इंशाल्लाह बारिश भी हो जाएगी माहर, वो तो बारिश का सीजन बस सर पे ही है अब। एंजेलिक डव अपने लिए बल्कि अपनी सारी कौम के लिए। ये वैसे बड़ी अच्छी बात है कि जब दुआ करें तो अपनी सारी कौम के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए दुआ करें। अल्लाह खैर करे, हमें ये दुआ करनी चाहिए। हाफिज जुनैद ताहिर ने कहा है। मलिक ची जावेद ने कि अपने नसीब के लिए, कि अल्लाह ताला हमारे नसीब को अच्छा करे, हमारे बच्चों के नसीब को अच्छा करे। उस्मान मिर्ज़ा अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को सेहत दे। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट दुआ है जो हमें हर लम्हे करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को सेहत दे और उनको अपने ज़ुमान में रखे, जैसे हम अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं। नसीर ने कहा है सबसे पहले तो जुगन आप ही आपको और सब टीम को लियाकत मिलाओ फयाज और नसीर का सलाम। अल्लाह हम सब के गुनाह माफ़ फरमाए और हमें नेक काम करने की तौफीक दे। आमीन। बड़ी अच्छी बात की आपने नसीर। और सज्जाद अली ने कहा है अल्लाह हमारे मुल्क की खैर फरमा, अंधेरों और बैरूनी दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। आमीन। बिल्कुल सही। हमारे अल्लाह से दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआ मांगनी चाहिए हमें अल्लाह से। ठीक है, ये प्रिंस ताहिर ने कहा है। अच्छा, हमारे साथ जोबिया हैं कॉल पे मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जोबिया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है गुज़ैन? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जुमा मुबारक। जुमा मुबारक, खैर मुबारक आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत जुमा मुबारक। अच्छा, आपकी तो दुआ सबसे पहले ये होगी कि जरा गर्मी कम हो जाए ना मुल्तान में। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं जो स्पेशल एक दुआ मांगती हूँ वो ये कि अल्लाह ताला हम सबको अपना कुर्ब अता फरमाए और दूसरों को आसानियाँ तकसीम करने की हिम्मत अता फरमाए। आमीन। जो कि हम नहीं करते। यानी कि हमारी ये होती नहीं है, विश ही नहीं होती कि हम किसी को फैसिलिटेट कर सकते हैं, कोई आसानी अता कर सकते हैं, और हालांकि ये होना चाहिए। बिल्कुल तो सही। तो अब देखिए ना, मियां आज़िज़ शकूर ने कहा है कि हमें अपने लिए और अपने तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाक हम सब के गुनाह बख्श दे और हमको नेक अमल करने की तौफीक दे। आमीन। बिल्कुल आमीन सुम आमीन। और जुगन आज मैं स्पेशल ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं निशात गर्ल्स एकेडमी के, वो बहुत शौक से टीवी देखते हैं, तो उन्हें मेरी तरफ से ना बहुत बहुत सलाम और दुआएं दे दें। अगर आपकी तरफ से क्या दे दूं, आप खुद उनको डायरेक्टली पैगाम दे देना अभी। ठीक है, डायरेक्टली मैं निशात गर्ल्स एकेडमी के तमाम बच्चों को मैसेज देना चाहूंगी कि अल्लाह ताला उनको भी बहुत आसानियां अता फरमाए, हमेशा खुश रखें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी, थैंक यू। अच्छा, सुमेरा गुल, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सेहत और लंबी जिंदगी, उसके बाद अपने लिए कुछ भी मांग सकते हैं। चले ठीक है, ये भी बड़ा क्यूट सा मैसेज है। तो जो हमारे हक में बेहतर हो, नबील हुसैन ने कहा है, ये तो खैर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारे हक में बेहतर हो। हम जब वो जो ना चीज़ें मांगते चले जाते हैं और ये नहीं रियलाइज करते कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। हमें अपने में अमन की दुआ मांगनी चाहिए कि बेसिकली अपने अंदर अमन और सुकून आए, पीस आए। ये एहसन असगर ने कहा है। अच्छा, आदिल मंजूर ने कहा है कि हमें अल्लाह पाक से ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक तो हमसे राज़ी हो जाए, और अगर वो राज़ी होगा तो दुआ की ज़रूरत नहीं होगी। अल्लाह पाक दुआ मांगने बगैर भी इंसान पे मेहरबान हो जाता है और ज़्यादा।
عادل منظور نے کہا ہے فرام UAE. یہ تو آپ نے صحیح کہا عادل, لیکن انسان کو دعا تو ہر لمحے مانگنی چاہیے. جس طرح ہم اپنے ماں باپ سے اوپنلی جا کے کہتے تھے ہمیں یہ چاہیے یا ہمیں وہ چاہیے, کیونکہ ہمیں ایک امان ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہیں, تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماہوں سے زیادہ ہمیں پیار کرتے ہیں. تو ہم اپنے رب سے نہیں مانگے تو یہ تو پھر کس سے مانگیں گے؟ اور ہمارے دلوں کا حال بھی ہمارا رب جانتا ہے. تو جو دل سے مانگی ہوئی دعا ہوتی ہے, اور اسپیشلی جب وہ دوسروں کی بہتری کے لیے ہوتی ہے یا جنرل پازیٹیو دعا ہوتی ہے, تو اس کے قبول ہونے کا چانس بھی زیادہ ہوتا ہے. اچھا, بہت سے جوابات آئے ہیں اور بہت پیارے پیارے آئے ہیں, لیکن کیونکہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہوتا ہے تو آئیے کچن کی طرف چلتے ہیں. شیف میجبین سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں. لیکن سب سے پہلے تو ہیلو کہتے ہیں, پھر ایک ہم نے وش بھی دینی ہے آن ایئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمعہ مبارک. آپ کو بھی جمعہ مبارک. ہاں جی, آج آپ جیت گئی, لیکن میں آپ سے جیتنے والی ہوں ایک اور چیز میں. جی, آج ہمارے پروڈیوسر ڈائریکٹر کیسر شریف صاحب کی سالگرہ ہے. وہ صرف 21 ایئرس کے ہو گئے ہیں. میں جھوٹ بول رہی ہوں, بالکل 21 کی نہیں, اس سے بہت زیادہ کے ہو گئے ہیں. لیکن ہم میں سے کوئی اپنی نوکری نہیں کھونا چاہتا, اس لیے ہم ان کی اصل عمر آن ایئر نہیں بتائیں گے. لیکن پوری مارننگ ود جگن کی ٹیم کی طرف سے, ہم سب کی طرف سے, مسٹر کیسر شریف, ویری ویری ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اب آپ وش دینا چاہتی ہیں تو آپ دے دیں. بالکل کیسر صاحب, بہت بہت ہیپی برتھ ڈے, مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے. آپ کو اللہ تعالیٰ بہت ترقی دے. آمین. اور پھر اس ترقی کے ساتھ ہمیں بھی اور ترقی دے. آمین. ہم تو ساتھ ہی لٹکے ہیں نا سارے کے ساتھ. بالکل. اچھا, تو اب آتے ہیں دعا کی طرف کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا مانگنی چاہیے. جگن, ایک تو سکون کے لیے, صحت کے لیے, اور دوسرا کہ ہر ٹائم آپ جب بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. جتنا آپ شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی قریب ہو کہ آپ کی دعا جلدی پوری کرتے ہیں. صحیح. بٹ وہ یہ نا کہ بار بار جو ایک بات, اچھی دعا کریں, پازیٹیو دعا کریں, دوسروں کے برا مت چاہیں, کیونکہ بات یہ کہ ہر کسی کو اس کے حق کا ملے گا, اور جو اس کا شیئر ہے اس کو ملے گا. نہ آپ کسی کا لے سکتے ہیں نہ کوئی آپ کا لے سکتا ہے. تو دعا مانگے اور اپنی کامیابی کی دعا مانگے, اپنوں کی کامیابی کی دعا, بلکہ سب کی کامیابی کی دعا مانگے کہ جس کے لیے قسمت میں جتنا لکھا ہے اس کو مل ضرور جائے. اچھا, آتے ہیں سمر فوڈز ویک کی طرف. تو فائنل ڈے ہے, تو آج کون سی ڈش آپ بنانے جا رہی ہیں؟ یہ کچھ گرین گرین سا نظر آ رہا ہے. جگن, یہ آج ہم بنا رہے ہیں کلفے کا ساگ. یہ صرف گرمیوں میں آتا ہے اور کہہ لیں کہ صرف 1-1.5 ماہ کے لیے آتا ہے. بہت ٹھنڈا ہوتا ہے, اسی لیے اس کو کلفے کا نام دیا گیا ہے. یہ کلفے کا ساگ ہے, چکن کے ساتھ, مٹن کے ساتھ, بیف کے ساتھ, آپ جس کے ساتھ اس کو مرضی بنا سکتے ہو. اور دوسرا جو ہم ڈرنک بنا رہے ہیں پائن ایپل کے ساتھ, پینا کولاڈا. یہ بڑی ایکسائٹمنٹ تھی آج ہمارے ٹیم ممبر ہیں خرم کی, تو بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے کہ پینا کولاڈا بن رہا ہے. پینا دبئی رہ کے آئے نا کچھ عرصہ, تو وہ اتنے ایکسائٹڈ ہو گئے کہ کچھ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پینا کولاڈا پہ اتنی ایکسائٹمنٹ کی ہوگی. لیکن چلیں اللہ ان کو خوش رکھے, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. آتے کلفے کے ساتھ. کلفے کا ساگ بنانے کے لیے کلفے کا ساگ ہم لیں گے 2 کلو. اس کے بعد چکن اس میں ہوگا 1 کلو, پیاز 2 عدد, ادرک لہسن پیسٹ 1 کھانے کا چمچ, ٹماٹر 3 عدد, دہی آدھا کپ, نمک حسب ذائقہ, سرخ مرچ 2 چائے کے چمچ, ہلدی آدھی چمچ, زیرہ 1 چمچ, ہری مرچیں 3 عدد, اور آئل اس میں ہوگا 1/4 کپ. ساگ کو اچھی طرح آپ نے پتے اتارے, اس کو دھو کے بوائل کر لیا. بوائل کر کے اس کا پانی تھوڑا آپ نچوڑ کے رکھ لیں. اس کے بعد سمپل ہم پیاز کو فرائی کریں گے, لہسن ادرک پیسٹ, ٹماٹر, دہی کے ساتھ بھون کے تمام سپائسز شامل کریں گے. چکن شامل کر کے بھون کے, چکن جیسے ہی گلے گا تو اس میں ہم یہ بوائل کیا ہوا ساگ شامل کر دیں گے. خوب اچھی طرح اس کو بھون لیں گے. بالکل جب یہ ڈرائی ہو جائے گا اس کا پانی, اور یہ ہم چاول کے ساتھ, روٹی کے ساتھ, خاص طور پہ جگن اس کو جو دیسی گھی کی چپڑی روٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ سرو کیا جاتا ہے. ٹھنڈک کے ساتھ کچھ بھاری پن بھی ہونا چاہیے. بس اس کا ٹیسٹ جو ہے اس کے ساتھ ان کا کمبینیشن بہت اچھا رہتا ہے. اچھا, اینڈ واٹ اباؤٹ پینا کولاڈا؟ پینا کولاڈا کے لیے ہم لیں گے پائن ایپل 1 ٹن. اس کے علاوہ پائن ایپل جوس اس میں ہوگا 1 کپ, کوکونٹ اس میں آدھا کپ, چینی آدھا کپ, پانی 1 کپ, اور برف آدھا کپ. بہت سمپل والا ہے یہ اور بہت اچھا بنتا ہے. تمام چیزیں آپ نے بلینڈر میں شامل کی اور اس کو اچھی طرح بلینڈ کیا اور اس کو سرو کیا. کوکونٹ آپ لیں گے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ, ڈرائی فارم والا. ٹھیک ہے. فریش کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں, مگر جگن اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے. پینا کولاڈا کا وائٹ کلر پھر کس طرح آتا ہے؟ کوکونٹ اور پائن ایپل کے ساتھ مکس ہو کے جب یہ بلینڈ ہوتا ہے تو اس کا وائٹ فارم میں وہ جو ہے شکل چلی جاتی ہے. اگر آپ فریش اس میں کوکونٹ یوز کرو گے, جگن اس کی بہت ساری فارمز ہیں. اس کو کوکونٹ ملک پاؤڈر کے ساتھ بھی بنایا جاتا ہے. یہ اب آپ کی مرضی, آپ کو جو چیز ایزیلی اویلیبل ہو آپ اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں. سو بیسکلی آپ اس کے اندر کریم وغیرہ ڈال سکتے ہیں؟ ڈال سکتے ہیں. کوکونٹ کریم اگر آپ کو ایزیلی ملتی ہے آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہو. صحیح. تو بیسکلی سب کو بلینڈر میں ڈالا, بلینڈ کیا,
اور خوب ٹھنڈا کر کے اس کو ہم سرو کریں گے. اچھا اس میں بھی شیرہ ڈلے گا کہ چینی ڈلے گی؟ جگن اس میں چینی بھی چلی جائے گی مگر پھر وہی پروسیجر ہے کہ آپ پہلے پائن ایپل تھوڑا سا جوس اور چینی ڈال کے اس کو بلینڈ کرو, دوبارہ اس میں برف ڈال کے مزید اس میں جوس ڈال کے تو بلینڈ آپ دوبارہ کرو گے. اگر شیرہ ڈالو تو پھر آپ ایک ساتھ ہی سب کچھ ڈالو اور اس کو بلینڈ کر لو. مطلب اسی کو اگر تھوڑا سا کوک کر دیں پائن ایپل جوس کے ساتھ جو آپ کا چینی ہے تو وہ ڈیزالو بھی ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. تو ایسا کرتے ہیں بریک لیتے ہیں, آپ اپنی ڈشز کی طرف رجوع کریں, ہم ذرا بریک کی طرف رجوع کرتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو معظم خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ کی قسمت کا حال جانیں گے, آپ کے کوسچنز کے جواب دیں گے, لیکن آپ نے پوری انفارمیشن دینی ہے, اپنا نام, اپنی ڈیٹ آف برتھ, اپنی پلیس آف برتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائم آف برتھ, مطلب دوپہر شام وٹ ایور, اگر آپ کے پاس ایگزیکٹ ٹائم نہ ہو تو کم از کم یہ بتا دیں, اور کوسچن اسپیسیفک پوچھا کریں. جنرل فیوچر کا پوچھتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, اینڈ اٹ از ٹائم ٹو ٹاک ٹو مسٹر معظم خان. وہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب ہیں کیا. تو السلام علیکم. السلام. جمعہ مبارک. خیر مبارک. آپ کی طبیعت کیسی؟ ٹھیک ہوں, کچھ عجیب لتھارجی اور نیندیں اور سستیاں. بڑے سوال ہیں آج آپ سے پوچھنے ہیں. اسلام آباد جا رہی ہوں ایک ایونٹ ہوسٹ کرنے کے لیے, اس کی بھی ٹینشن ہوئی. اب 4.5 گھنٹے جانا, 4.5 گھنٹے واپس آنا, بیچ میں 2 گھنٹے کام کرنا. یہ میں آپ سے پرسنلی سوال پوچھوں گی, ورنہ ساری ڈیٹ آف برتھ بتانی پڑے گی نا, ٹینشن پڑ جائے گی. اچھا چلیں, آن اے سیریس نوٹ سمیہ سے سٹارٹ کریں گے. آپ نے سمیہ گلا کیا تھا ٹویٹر پہ کہ آپ نے بڑی دفعہ سوال پوچھے تو آپ کے سوال کا جواب نہیں ملا. وہ آپ کو اس لیے نہیں ملا کیونکہ آپ یا تو غلط ٹائم پہ میسج کر دیتی تھی, ہمارا سیگمنٹ ختم ہو جاتا تھا. تو میں آئی لائک ٹو کیپ دا کوسچنز فریش اینڈ اپڈیٹڈ. تو آپ کا پہلا سب سے پہلے آیا تھا تو وہ سب سے پہلے میں شیئر کری. سمیہ 17 جون 1985 آفٹرنون 2:30 PM اینڈ 4 PM کے درمیان اپنے کریئر کے بارے میں پوچھے, شادی کے سال کا پوچھ رہی ہیں, اور یہ کہہ رہی ہیں کہ لو ہوگی کہ ارینج میرج. اب ان کا بڑا انٹرسٹنگ سا سوال ہے کہ اگر کسی کے برتھ چارٹ میں میرج ہاؤس ہو ہی نہ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس سوال کی. دیکھیں پہلے تو ان کی اپنی زندگی کا کر لیں, پھر اس کے بعد اس چیپٹر کو کھولتے ہیں. یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا, مگر یہ ہے سب سے پہلے یہ کہ ان کا جو سن سائن بنتا ہے وہ ہے جیمنائی. جیمنائی کے لیے پلانٹری کنڈیشن ابھی بہت زیادہ بہتر نہیں تھیں, اور نہ ہی ابھی جلدی میں ہونے لگی ہیں. اس وقت ان کا ایک ٹیمپریری جسے ہم انوالومنٹ کہتے ہیں, میرج ہے, یہ انگیجمنٹ ہے, ایک پروسیس مائنڈ سے چل رہا ہے. اگر ہم اس پروسیس کو لے کر چلتے ہیں تو میری نظر میں ان کے لیے میرج کا سال ابھی بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے. تو بہت جلدی میں یہ فیصلہ نہ کریں. اگر یہ خود سے فیصلہ لیتی ہیں, جیسے اگریسو ہو کر آدمی, کچھ عورتیں لڑکے کوئی ڈیسیجن لے لیتے ہیں تو ان کو پچھتانا پڑے گا. تو میری نظر میں 2015 کا اینڈ جب ہوگا تب جا کر ان کی کوئی شادی کا فیز بنتا ہے. اس سے پہلے یہ بالکل نہ کریں. لو میرج ان کو اس طرح سوٹ نہیں کرے گی جس طرح اب ان کے سر پر جنون چڑھا ہوا ہے. اور کیا لو میرج ہوگی مگر اگر یہ انہوں نے کرنی ہے, جس کے چاہ سے میں نے کہا کہ ابھی ان کو جنون اس وقت کافی ہے, تو یہ خود سے انڈیپینڈنٹ انڈیویجول ڈیسیجن لے کر کر سکتی ہیں, مگر فیملی اس میں شامل نہیں ہوگی. اور الٹیمیٹلی ان کی آپ کو لگتا ہے کہ ہاں, وہ اگر یہ اس وقت کرتی ہیں, کیونکہ اس وقت میرج کا فیز نہیں ہے, تو کلیپس کر جائے گی, وہ چلے گی نہیں. ان کو سپٹمبر 2015 تک ہر حال میں انتظار کرنا پڑے گا, اور پھر لو میرج کر لیں, پھر یہ ہو سکتی ہے. اچھا دوسری بات ان کا یہ ہے کہ ان کے کریئر کا کیا, جہاں پر کمیونیکیشن ہے, ٹیچنگ ہے, کاؤنسلنگ ہے, وربل ایکسپریشن ہے, لوگوں سے بات کرنی ہے, وہ ان کے لیے پروفیشن ٹھیک ہے. سارے پبلک افیئرز والے تو اسی میں رہیں, ان کے لیے زندگی میں وہ پروفیشنز ٹھیک رہیں گے. اینڈ فائنلی اگر کسی کے برتھ چارٹ میں میرج ہاؤس نہ ہو, یہ کیا سوال ہے؟ یہ سوال ایسے کہ جیسے آپ فرض کریں کہ کوئی ایک لینگویج لکھتی ہیں تو اس میں سے کوئی ورڈ, جیسے انگلش لکھتی ہیں تو اس میں کہیں جی آپ اگر ایس نہ ہو تو ہم ورڈز کیسے بنائیں گے. ہمارا جو اسٹرولوجیکل چارٹ ہے وہ بغیر ہاؤسز کے بن سکتا ہی نہیں ہے, تو یہ اس میں کنڈیشنز ہیں کہ یہ بنے گا. تو اس لیے یہ کوسچن بیسکلی ریلیونٹ نہیں. کیسے نہیں ہوگا کسی کے برتھ چارٹ؟ نہیں دیکھو, وہ یہ ہوتا ہے اس کو لوگ اس طرح اچھا یا برا ہو سکتا ہے, اچھا یا برا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں نا, یہ ہو سکتا ہے کہ شادی نہ ہو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا جو ہاؤس ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو کیا ان کی زندگی میں شادی لکھی ہوئی ہے؟ ہاں, شادی ان کی زندگی میں. بس آپ سمیہ اس بات سے تعلق رکھیں, آپ زیادہ سائنٹیفک ہونے کی کوشش نہ کریں, سکون کریں, سب ٹھیک ہو جائے گا. بٹ سپٹمبر 2015 تک ویٹ کرنا ہے. بیفور دیٹ بالکل ڈیسیژن نہ لیں. ٹھیک ہے.
हुमा महबूब 2 सितंबर 1986 कराची 7:45 PM। इनकी मंगनी हुई हुई है, क्या वहाँ पे शादी हो जाएगी और शादी कब तक होगी? ये देखिए, मैंने अभी भी बात कही थी कि जो पहला टेलीफोन आया था, जो अब आपने पढ़ा है ट्विटर से वो हाँ। जेमिनाई था और ये वर्गो है। और ये दोनों ही हाउसेज एक दूसरे से स्क्वायर में होते हैं, यानी कि चौथे घर में होते हैं, 4 के फासले पर। तो इनके लिए भी मशवरा ये है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी में इस वक्त डिसीजन ना लें, क्योंकि जो इन्होंने अपनी एंगेजमेंट की हुई है, ये उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। और ये फेस इनको करते हुए 2-2.5 महीने अभी शुरू हुए हैं ज़्यादा। तो इन्हें भी लग रहा होगा कि नहीं करनी चाहिए, सोचना चाहिए। तो ये अभी जब तक ये साल ख़त्म नहीं हो जाता, फरवरी मार्च नहीं आता, तब तक तो इनसे ये डिसीजन ही नहीं होना, कि कन्फ्यूजन एक रहेगी कि मैं इस तरफ जाऊं या ना जाऊं। तो इसलिए उसके बाद ये जाकर प्लान करें। अभी जहां पर जो है उसको वहीं स्टैंड स्टिल रहने दें और बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि उसको ज़्यादा जल्दी से ठीक कर लें या उसको ज़्यादा जल्दी से तोड़ें। तो इसलिए अभी स्टैंड स्टिल रहने शादी हो जाएगी? चांसेस हैं, मगर अभी देर लगेगी। अच्छा, और यूएसए में सेटल हो जाएंगी? नहीं, ट्रैवल यूएसए में इनको कभी सेटल की पोजीशन इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ट्रैवलिंग होगी, ट्रैवलिंग जरूर होगी, मगर सेटलमेंट परमानेंट बेसिस नहीं होगा। अच्छा, इलियास, मंडे 1:30 PM 24/3/1975 लाहौर। फाइनेंशियल क्राइसिस कब खत्म होगा? हर वक्त थकावट और बुखार रहता है। इनका सन साइन बनता है एरीज। एरीज का जो 8th हाउस है वो स्कॉर्पियो है, जिस पर अभी सैटर्न और राहु इकट्ठे थे। तो मुझे मशवरा है कि इनको अपना लिवर चेक कराना चाहिए। जिस तरह होता है ना कि हेपेटाइटिस है, अल्लाह ना करे, मतलब इस किस्म की कोई प्रॉब्लम इनको तंग कर सकती हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और इनको पिछले 8-10 महीने जो इन्होंने गुजारे हैं, हेल्थ भी बहुत डिक्लाइन था, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी हैं, घर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी नहीं है। इनको एक अजीब सी लाइफ स्टेगनेंट होती हुई नजर आएगी, जो इस साल के लास्ट पे दिसंबर से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। शहजाद खान 16/5/1995 6 PM इस्लामाबाद। शादी कब होगी और स्टडीज? 95 की पैदाइश है बेटा, सुकून करो थोड़ा। एनी छेती की है शादी दी हो जाएगी। देखिए, इस बात को मैं आजकल बच्चों को पढ़ने का शौक नहीं है, बस शादी कर दो। और लड़के भी ना 17 साल के लड़के, 18 साल के लड़के का वो आया होता है कि जी हमारी शादी कब होगी। तो थोड़ा कुछ बन जाओ, कुछ पढ़ लो, लिख लो, ताकि फिर शादी करो तो अपनी फैमिली को सही तरह संभाल सको। नहीं, होता ये है देखिए कि एक हर प्लेनेट पर एक दफ़ा ये कहते हैं कि टेम्परेरी फेजेस इन्वॉल्वमेंट के आते हैं, मगर वो मैरिज का फेज नहीं होता। तो इस वक्त इन पर ये सब पर जो फेजेस हैं वो इस तरह चल रहे हैं, क्योंकि जेमिनाइज, वर्गो ये बड़ा अरसा तक स्टैग्नेंट रहे हैं और उनकी अब मैरिज का जो फेजेस हैं वो शुरू हुए हैं। तो ये जो इनके लिए है कि इस वक्त भी इन्हें इन्वॉल्वमेंट का फेज है। अभी ये जैसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करें, तो शादी के लिए कम से कम 1 साल गुजारें। उसके बाद पढ़ाई इनका चैप्टर 2007 के बाद से आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होना शुरू हुआ था। जो पिछला साल गुजरा उसमें तो एब्सोल्युटली एजुकेशन इनकी थैंक यू हो गई है। अच्छा, हीरा की कॉल है बुश, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2/12/1995, टाइम ऑफ बर्थ कराची में पैदा हुई है और टाइम ऑफ बर्थ है। हीरा अपनी हायर स्टडीज के बारे में जानना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम हीरा। वालेकुम सलाम जी, जनाब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा हीरा, किधर आप कराची में पैदा हुई थी? 2/12/1995 आपकी डेट ऑफ बर्थ है। हाँ जी। ये पता है सुबह दोपहर शाम किस वक्त पैदाइश थी? सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे। आप मौजम साहब से डायरेक्टली बात कर लो बेटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अंकल, मैंने पूछना है कि हायर एजुकेशन के बारे में। मैं अब्रॉड जा सकूंगी, जॉब कर सकूंगी बाद में? देखो, एक तो ये बात है कि जब से पिछला साल चढ़ा है ना, आपको एजुकेशन के डिफरेंट जिस तरह होता है ना, बंदा ने सब्जेक्ट चेंज किए, अपने आप को ऑर्गेनाइज किया एजुकेशन में, आप तब से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रही हैं, जिससे मुझे ये लगता है कि अब जाकर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हुई हैं। ये बात याद रहे कि आपका जो सन साइन है वो मैंने पहले भी कहा, जेमिनाई, वर्गो, सेगिटेरियस, स्पाइसेस, ये एक दूसरे से चौथे घर में, स्क्वायर में है सारे। तो ये जो कंसर्न क्वेश्चन होते हैं इन लोगों के, ये इस वक्त सिर्फ 2 ही हैं, एक तो मैरिज और एक डोमेस्टिक लाइफ। मगर एजुकेशन की तरफ इनमें से अगर कोई इस वक्त जाना चाहे तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपने भी फॉरेन एजुकेशन लेनी है तो आपको बहुत सारे एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। इस साल आपके बाहर जाने के चांसेस हो सकते हैं। एजुकेशन की तरफ ध्यान दें। और ये अगर आप सोचती हैं कि आप अपना करियर स्टार्ट कर लें तो करियर शायद अभी स्टार्ट नहीं होगा। थैंक यू हीरा। ओके, थैंक यू। अच्छा, एम जुनेद खान 14/10/1994 3:30 PM। यूरोप अप्लाई किया है, काम हो जाएगा? 1994 14/10/1994 एम जुनेद खान 3:30 PM।
एक तो ये इनका सन जो बनता है वो बनता है लिब्रा, फिर 1994 में प्लेंटी कंडीशन भी कोई बहुत ज़्यादा थी, तो ये अगर उसमें जाते हैं यूरोप, तो यूरोप पर जाकर इनका मुस्तकिल बुनियादों पर टिकना मुश्किल हो जाएगा। मगर इनके चांसेस हैं कि अगर ये किसी के रेफरेंस से जाएं या कोई इनको सपोर्ट करे या कहीं दूसरी तरफ से इनको वीज़ा है या बाहर से कोई, उनका बेसिकली सवाल है अप्लाई किया है, काम हो जाएगा क्या? हाँ, उसके चांसेस है कि काम हो जाएगा, मगर इनको किसी के रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, असद अली 1 अगस्त 1991 खारियां 12 PM, जॉब का क्या होगा? पिछले 1 साल से सऊदी में बैठे हुए हैं, जॉब नहीं है। लियो 1 अगस्त लियो, इस वक्त पाकिस्तान भी लियो। अब ये देख लें कि जो इस वक्त पाकिस्तान की कंडीशंस हैं वो भी आपकी हैं, तो इस साल के एंड पे जाकर आपको रिलैक्स होगा और तमाम टेक्निकल जॉब्स आपको मिलेंगी, वही आपको करनी है। अच्छा, अहमद रजा 19/8/1996 गुजरांवाला 5 PM, कारोबार में मसला है, कौन सा कारोबार बेहतर रहेगा? अगेन लियो, एक तो ये है कि कारोबार कभी ना करें। कारोबार हम कहते हैं जब कोई आदमी अपने ज़ाती पैसे लगाकर इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये ट्रेडिंग के लिए बने हैं या सर्विसेज के इनको सबसे ज़्यादा सूट करेंगी, तो इसलिए ये अपने ज़हन से कारोबार का तो निकाल दें कि ये कारोबार करेंगे। अगर ये कारोबार करते हैं तो इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल चलेगा, उसके बाद फिर लॉसेस होंगे। तो बेहतर यही है कि ये या तो ट्रेडिंग कर ले या सर्विसेज की तरफ रहें, और उनके लिए बेहतर है। मोहम्मद तारिक महमूद 18/8/1992 सरगोधा, नया बिजनेस स्टार्ट किया है, कैसा रहेगा? अगेन लियो, लियो, मैं वही कह रही थी 8 तारीख ये पे। सारे वो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, ये सारे एक ही तरफ के क्वेश्चन से, एक ही ज़ोडिक साइन के सारे नीचे आते हैं। लियो इनको फिर मैंने के कारोबार के लिए पैदा नहीं हुए हैं। 1992 में सैटर्न की पोजीशन बेहतर थी, तो ये कोशिश करें कि ये सर्विसेज में जाएं, इन्वेस्टमेंट करके अपना ज़ाती कारोबार इनको नहीं चलाना चाहिए, वो नहीं चलेगा। अच्छा, जल्दी से अदीला 3/3/1980 रावलपिंडी, शादी कब होगी? मार्च 1980 स्क्वायर। इनका पिछले साल भी जो मैरिज का एक प्रोसेस चला था, कहीं ना कहीं बात शायद चली होगी पूरे तरीके से, जिस हम शादी की एक बात करते हैं वो ड्रॉप हो गई होगी। इनके लिए नेक्स्ट ईयर मैरिज ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस साल सिर्फ इन्वॉल्वमेंट तक या जिस तरह बातें शादी होती है वहाँ तक रहें, मंगनी शंगनी कर लें, मगर मैरिज के लिए टाइम ठीक नहीं है। ठीक है, ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक में जब वापस आएंगे तो बाकी सबकी किस्मत का हाल हम आपको बताएंगे, आपके क्वेश्चंस के जवाब देंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, जुमा मुबारक और मौजम खान साहब हमारे साथ हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे बाकी के लोगों के सवालों के जवाब। ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, अभी बहुत से लोग हैं जिनके सवालों के जवाब देने हैं। फराज अफजल 13/8/1990 रावलपिंडी 4 AM, जॉब के लिए अप्लाई किया है, क्या बनेगा? गवर्नमेंट जॉब तो इनको मिलने के चांसेस कम है, क्योंकि तो इनका सनसन है लियो, और जब ये पैदा हुए 1990 में उस वक्त सैटर्न इनके पोजीशन में बैठा हुआ था। हाँ, राहु की पोजीशन इनके लिए निस्बतन ठीक है, तो ये जॉब ही करें, और जॉब भी जो गवर्नमेंट है वो नहीं होगी, एक जिसे हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर, वो इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसमें कामयाब हो जाएंगे। और ये जो अभी साल इनका है इसी में इनको जॉब रिसेंटली मिलने के चांसेस हैं इंशाल्लाह। अच्छा, फरियाल अफजल 15/12/1988 जेलम 8 AM, शादी कब तक होगी? शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी? देखिए, इनका सनसन है सेगिटेरियस। मैंने पहले भी कहा कि ये बात याद रखें, बुरा ना मनाइएगा, तो जो सेगिटेरियस, स्पाइसिस, जेमिनाई, वर्गो, इनके लिए मजमूई तौर पर औरतों के लिए शादी के मामलों में काफ़ी कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि जुपिटर इनका लॉर्ड है, तो जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट नहीं है, तो इसलिए उस इश्यूज़ पर इनको कंप्रोमाइज़ करेंगे तो मैरिज जो है इनको काफ़ी कंप्रोमाइज़ से गुजारनी पड़ेगी। ये बात अपने ज़हन में रख लें। और अब इनका जो टाइम है वो खुशियों का आने लगा है इनकी ज़िंदगी में। 2014 बेहतरी किए बगैर जाएगा नहीं इंशाल्लाह। मोहम्मद अमन 1/5/2003 लाहौर फजर, स्टडी कैसी रहेगी? इन वालों ने पूछा होगा जरूर। 2003 है ना भाई, 2003 में प्लानिटरी कंडीशन जुपिटर वाज इन कैंसर से लेकर कर ल्यू में जा रहा था, तो इनको कोशिश ये करनी चाहिए टॉरियन है कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो बेटा है इस पर शुरू जो ईयर्स हैं उसमें पेरेंट्स इसको पूरा प्यार दें, इसको साइकोलॉजिकली अपने साथ रखें, थोड़ा ज़्यादा बूस्ट करें। हायर एजुकेशन लेने के काफ़ी सारे चांसेस हैं, मगर पेरेंट्स को इसकी अर्ली एज पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। फैज बशीर 24/11/1988 सरगोदा, शादी कब होगी? घर वाले बहुत परेशान हैं। फिर सेगिटेरियस, सारे घूमकर वही सारे साइन रहे हैं। नेक्स्ट ईयर अच्छी रहेगी, कंप्रोमाइज़ क्योंकि थोड़ा सा चलेगा, मगर ये बात भी याद रहे कि अपने आप को एक ही शादी पर स्टिक करना ज़्यादा ज़रूरी है, घर पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी होगा। डिफरेंट इंटरेस्ट इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मोहसिन 19/8/1986 पेशावर, अदालत में फैसला है कि मैं जीत जाऊंगा,
अदालत में फैसला है, क्या मैं जीत जाऊंगा कि नहीं? देखिए, अदालत में फैसला है तो इसके लिए हम जुपिटर भी देखते हैं और साथ में सैटर्न की पोजीशन भी है, इनके साथ सन है, लियो से इस वक्त फंसे हुए हैं। अगर तो वो फैसला डिले हो जाता है और तकरीबन उसमें 8-10 महीने और लगते हैं तो फिर तो चांसेस हैं कि इनको एडवांटेज हो जाए। अगर उससे पहले फैसला होता है तो फिर इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पूनम शहजादी 31/5/1983 इस्लामाबाद, शादी कब होगी और शादी के बाद जिंदगी कैसी रहेगी? जेमिनाई, शादी इनकी इसी साल के लास्ट पर जाकर होने के काफ़ी सारे प्रोसेस शुरू हो जाएंगे, कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे, शादी में ये मजबूरी है। नादिया 11/10/1992 मुल्तान, रिश्ता होता है मगर टूट जाता है, शादी में रुकावट कब तक रहेगी? मुझे ने खुद ही डिसाइड कर दिया कि शादी में रुकावट है। नहीं, ये कि लिब्रा है ना, ये तो सन जब भी किसी औरत का लिब्रा होता है तो वो डिफिकल्ट, उसमें डिफरेंट प्रोसेस आते हैं। सैटर्न अभी उसके ऊपर से गुजरा है, तो इनको ये चाहिए कि ये शादी का एक तो इनका प्रोसेस होगा टूटा, जिस तरह हम कहते हैं मंगनी शंगनी, अगर इस तरह की बात मुझे कह रहे ना रिश्ता होता है मगर टूट जाता है, शादी में रुकावट कब तक होगी? तो इनको 2015 मिड के बाद शादी करें, फिर इनके जाकर रिश्ते टिकेंगे, उससे पहले नहीं होगा। और पता है जल्दबाजी का कोई भी जो फैसला होता है वो अच्छा नहीं होता। इंसान डेस्परेट होकर ना एकदम से कोई ऐसी डिसीजन ले लेता है जो फिर सारी जिंदगी, याद रखें आपको अभी जल्दी है कि फौरन शादी हो जाए, उस फौरन के बाद एक पूरी जिंदगी है जो आपने दूसरे बंदे के साथ गुजारनी है, तो फैसला सोच समझ के करना चाहिए। मैं यहाँ पर एक बात करता चलूँ कि हमारे पास बहुत सारी औरतें अपनी बेटियों को लेकर आती हैं कि इनकी शादी नहीं हो रही है, तो जब हम उन्हें कहते हैं जी इनकी शादी ना करें, इनके लिए प्रॉपर टाइम नहीं है, तो इनको शादी को भी 1.5 साल का पड़ा हुआ है टाइम। तो वो हमारे यहाँ पर ये एक रवायत है, पता नहीं क्यों, कि जो लड़कियाँ उनको घर से निकालने की बड़ी जल्दी पड़ी है कि नहीं किसी तरीके से भेजें। वो कहती हैं जी इनको वहाँ पे जाना। जब ये भेजती हैं तो फिर वो अनसर्टनिटी जब इनको पकड़ती है तो फिर वो आती हैं जी मैंने तो इनकी शादी कर दी तो ये प्रॉब्लम्स हुई थी। तो मैं ये कहता हूँ कि शादी में ताख़ीर इनके लिए ज़्यादा बेहतर है, जिनको हम सजेस्ट करते हैं। अच्छा, कुछ आपको बिल्कुल शुरू में कुछ दिए थे, जुबैर अहमद एक और आपको दिए थे, बिल्कुल मेरे ख्याल से एंड में होंगे आपको। जुबैर अहमद रावलपिंडी, डेट ऑफ बर्थ है 15/7/1986, नैयर सुल्ताना, ठीक है। शादी कब तक होगी? देखिए 15/7/1986 में जो सैटर्न की पोजीशन थी वो सैटर्न की पोजीशन को बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थी। इनका एक प्रोसेस जो पीछे भी चला है उसमें एक प्रोसेस इनका होकर टूटा होगा। इनको अपने जहन में ये बात पूरे तरीके से शादी करते वक्त रखनी चाहिए कि इनको डोमेस्टिक अफेयर पर बहुत सेक्रीफाइसेस हैं जो रहेंगी, आगे भी जाकर काफ़ी कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, तो फिर जाकर ये सुख के सांस ले सकेंगे अपने डोमेस्टिक अफेयर्स में। जी, तो जुबैर अहमद हो गए। अब जियाउर रहमान रावलपिंडी से ही 7/8/1988 अगस्त, नैयर सुल्ताना है, आई थिंक दीज आर ब्रदर्स। तो इन्होंने ये पूछा है कि बिजनेस करना ठीक रहेगा या अब्रॉड जाना? ट्रैवलिंग करने इनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि बिजनेस ना करें। ठीक है, बिजनेस नहीं होगा इनसे। ओके, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे मॉर्निंग इंशाल्लाह। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे मुल्क के रनाउन नाथवा होंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ पेश भी करें, लेकिन ये सब होगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जिन तीन भाई बहन का मैं इंट्रोडक्शन करने जा रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है क्योंकि इंडिपेंडेंटली मैं तीनों की फ़ैन हूँ, हम सब इनके फ़ैन हैं, बट उसके अलावा दे आर वंडरफुल इंडिविजुअल्स। और एक इंडिविजुअल लेवल पे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कलेक्टिवली फेम हासिल करते हैं। माशाल्लाह इन तीनों ने इंडिपेंडेंटली बहुत फेम हासिल की और जिस एरिया में हासिल की वो वैसे ही बहुत काबिल तारीफ़ है। तो तीनों जो हैं वो नात खानी से में अपना मुनफरिद मकाम रखते हैं। स्टार्ट करेंगे, वैसे टेक्निकली सीनियरिटी के हिसाब से भाई का बनता है, लेकिन क्योंकि है ना पहले बैठी हुई हैं तो हम उनका इंट्रोडक्शन करेंगे। मेरी बहुत प्यारी सहेली, मेरी बहन, पहले तो मैं उनके बारे में ये कहती हूँ, उसके बाद फिर बाकी सब कुछ। पाकिस्तान की मारूफ नातख्वां हैं, सूफी सिंगर भी हैं, टेलीविजन एंकर भी हैं, बेस्ट नातख्वां का PTV अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक है ना, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो भाइयों के साथ आई और मुझे पता है बड़े भाई के सामने बड़ी नर्वस होती हैं। मैंने आपसे कहा ना ज्यादा सवाल आप इनसे कीजिएगा आज। चलें जी व्यूअर्स, ऑनर उन्होंने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली तो बाद में नहीं आप कहना कि मैं फेवरेटिज्म कर रही हूँ बड़े भाई के साथ। अच्छा, आते हैं सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब की तरफ।
पाकिस्तान के मकबूल नात ख्वां हैं। आपने ना सिर्फ नात ख्वानी की बल्कि आप एक टेलीविज़न होस्ट भी हैं और नात को शायरी भी करते हैं, और इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ अपना लिखा हुआ हमें पेश भी करें ज़रूर। 50 से ज़्यादा इनके वीडियो एल्बम्स रिलीज़ हो चुके हैं, सैकड़ों नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं, बहुत से ममालिक में नात ख्वानी कर चुके हैं, और भी बहुत कुछ लिखा है इनके बारे में, लेकिन वो हम शायद किसी और दिन कहेंगे, वरना बात करने का मौका नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। एज ऑलवेज इट्स अ ह्यूज ऑनर जो आप प्रोग्राम पे आए। मीना तो क्योंकि सहेली है, बहन है, तो उसको तो तंग करते ही रहती है। थैंक यू सो मच। एंड देन वी हैव मेहताब हसन। इनसे मैं बड़ी नाराज हूँ, पिछले दिनों ये बड़े बीमार थे और इन्होंने अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। तो आज हम बात कर रहे थे दुआ की, तो आप सब ने दुआ करनी है कि जल्दी से इनकी तबीयत ठीक हो जाए और ये अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रखें और छोटे होने का नाजायज फायदा ना उठाएंगे। तो इन दोनों के छोटे भाई हैं, मेरे भी बहुत प्यारे छोटे भाई हैं, और इनका शुमार भी पाकिस्तान के बेहतरीन नात ख्वां में होता है, इवन दो ही इज वेरी वेरी यंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मारो ऑनर, क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा है आप पे। इनकी तबीयत खराब थी और इन्होंने हम लोगों को बताया भी नहीं, शेयर भी नहीं किया। सब ने दुआ करनी है कि जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन सबसे इनकी प्यारी बात यह है कि बीमार अभी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ये स्पेशली आए हैं आप लोगों के लिए फॉर पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क। सो थैंक यू सो मच। आपका भी। अच्छा, सवाल तो सबसे पहले आपसे ही बनता है। छोटे से थे बिल्कुल, वेरी वेरी यंग चाइल्ड, जब आपने स्टार्ट किया नात ख्वानी, तो अपना पहला एक्सपीरियंस कुछ याद है और किस तरह आपका रुझान हुआ इस तरफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जो रुझान है वो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि घर का जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है, वो बच्चों के जहन पे, उनकी तरबियत पे और उनके फ्यूचर प्लान्स के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो हमारी ये खुशबख्ती थी कि हमें घर में ऐसा माहौल मिला। और मुझे याद पड़ता है कि हमारे यहाँ बचपन में घर में एक महफिल मिलाद होती थी हर पीर वाले दिन, और हम छोटे छोटे उस वक्त होते थे और चारपाई पे खड़े होके नात पढ़ते थे। सब ने एक एक नात पढ़नी और उसके बाद दुआ करनी, और वो एक महफिल होती थी। तो आगाज़ तो बुनियादी तौर पे घर से ही हुआ, और वालिदैन की तरबियत और उनकी सोहबत और उनकी वजह से नात की तरफ जो, चूँकि मजहबी बैकग्राउंड के साथ और नात के साथ और अहले इल्म के साथ मोहब्बत थी हमारे अहल खाना की, घर वालों की, वालिदैन की, तो उसी निस्बत से फिर नात की तरफ आना हुआ। लेकिन उससे बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि नात की तरफ आया नहीं जाता, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से बुलावा होता है। और अल्लाह की तरफ से किसी को, जैसे दुनिया में कोई भी इंसान आता है तो उसके ज़िम्मे कोई ना कोई काम होता है और वो उस काम की तरफ चल पड़ता है। उसका ज़हनी रुझान, उसके ज़हनी मिलान और उसके एटमॉस्फेयर इस तरह का उसके लिए क्रिएट कर दिया जाता है कि वो खुद ब खुद उस तरफ चलता चला जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे घराने पे अल्लाह की ख़ास रहमत है कि बचपन से लेकर अब तक नात के हवाले से हर तरह से, जिस तरह की सपोर्ट चाहिए थी, बुज़ुर्गों की तरबियत चाहिए थी, मोहब्बत चाहिए थी, उनके साथ ताल्लुक़ चाहिए था, उसके लिए खुद ब खुद रास्ते बनते चले गए। और कोई भी ऐसा लम्हा अब तक ऐसा नहीं आया कि जिसमें ये महसूस हुआ हो कि मुझे या हमें इसके अलावा कुछ और करना चाहिए। हिना, जब माशाल्लाह इतनी यंग एज पे आपके भाई ने एक सर्टन मकाम अपना हासिल कर लिया और इतनी उनको रिस्पेक्ट मिली नात ख्वानी में, तो खुद बहुत प्रेशर नहीं फील किया जब आप इस तरफ आ रही थी? ऑफकोर्स आपका भी बड़ी यंग एज से रुझान है, लेकिन आप जरा वो जो कहते हैं ना मंजरे आम पे थोड़ी देर बाद आई अपने भाई के। तो नहीं, भाई को सुना करती थी बहुत शौक से, और इनको देख देख के मुझे ज़्यादा शौक हुआ, और इन्होंने सपोर्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बचपन में मुकाबलों में आपको पता है सांस सूख जाता था और बड़ा बुरा हाल होता था, और भाई बताया करते थे ऐसे करना है, ऐसे करना है, यहाँ जगह ऐसे लेनी है, आवाज़ इधर उठानी है, अदायगी ऐसे होनी चाहिए। बहुत ऐसे करने नहीं, डांट पड़ती थी बड़ी अच्छी। तो हाँ जी, बड़ी अच्छी वाली। अच्छी वाली डांट कौन सी होती है? भाई की डांट तो हमेशा अच्छी लगती है। सख्ती होती थी। तो इनको देख देख के ज्यादा शौक हुआ, फिर देखते देखते फिर हसन भी और बाकी भाई भी, लेकिन ये कि हम लोगों ने तो फिर सीरियसली इस चीज को लिया ज्यादा। भाई और बहन, अब इतना प्रेशर कि यू नो, एक तो होता है ना, एक तो पेरेंट्स की तरफ से एक चीज आती है, फिर उसके बाद जब भाई बहन, तो एक थोड़ा बहुत तो होता है कंपटीशन वाली एलिमेंट। ऑफ कोर्स छोटे भाई का एक डिफरेंट रिलेशनशिप होती है अपने भाई बहन के साथ, लेकिन खुद कितना प्रेशर फील किया जब रियलाइज किया कि आपका भी इस तरफ एक अंदर से एक आवाज आती है ना कि मैंने भी करना है,
تو آپ بھی اس طرف آئے اور دو اتنی گریٹ پرسنالٹیز گھر پہ ہوں تو پھر اپنی کیا فیلنگز تھی؟ فیلنگز بس ایسی ہی تھی کہ ان کی طرف دیکھ دیکھ کے شوق بڑھا اور پڑھا بھی، اور صرف ان کے سامنے نہیں پڑھتا، آج پتہ نہیں کس طرح پڑھا جائے گا، اور وہ بات بھی نہیں کرتا، اور بس اسی طرح. اچھا ان دونوں کو نا آپ کا پریشر فیل ہوتا ہے، دونوں کے دونوں نے کہا تھا کہ ہم سے نہیں بات کرنی بھائی کے سامنے، تو کچھ بڑے بھائی اور ساتھ ساتھ کچھ آپ کا فادر والا بھی ایلیمنٹ آئی تھنک ان دونوں کے ساتھ؟ جی کوشش ہمیشہ یہ کی کہ ان کو ان کی تربیت کے حوالے سے اور ان کی گائیڈنس کے حوالے سے ان کو جس طرح سے بھی سکھایا جا سکا اور جس طرح سے بھی ان کی تربیت کرنے کو بہتر سمجھا وہ کوشش کرتے رہے. اس وجہ سے یہ احترام بھی کرتے ہیں، اور یہ جو خوف ہے یا خوف نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ محبت ہے، رسپیکٹ کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعاگو رہتے ہیں ہمیشہ، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور یہی جو رسپیکٹ ہے اصل میں یہی محبت ہے کہ عنصر ہوتا ہے. پتہ ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر بڑے بھائی بہن اپنے سبلنگز کی اسی طرح ذمہ داری لیں جس طرح آپ لیتے ہیں اپنے، اور رسپانسبل فیل کرتے ہیں ان دونوں کے لیے اور ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، تو شاید جو یہ ایک عجیب افراتفری کا ماحول ہے آس پاس وہ نہ ہو اگر فیملی کا ہر بندہ ایک دوسرے کی ذمہ داری اٹھائے اور رسپیکٹ دے اور ریگارڈ دے، اور یہ جانے کہ بھئی بڑے ہیں بات کر رہے ہیں نظر نیچے کر کے ادب سے بات سننا. گھر کے اندر ایک ڈفرینٹ ماحول ہوتا ہے، آپس میں لاڈ پیار بھی ہوتا ہے، بٹ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ماشاءاللہ آج ان کو بلانے کا ریزن بھی یہ تھا کہ یہ ہوتا ہے ایگزامپل آف این آئیڈیل فیملی ماشاءاللہ سے. آپ سب سے پہلے کیا پیش کریں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں شعبان کے حوالے سے کچھ اشعار کہ شب توبہ ہوتی ہے 15 شعبان کی رات، تو اس حوالے سے جمعہ کا دن بھی بہت بابرکت ہوتا ہے، اور توبہ کے حوالے سے کچھ اشعار میں نے کہے تھے، تو وہ شعبان بھی ہے اور رمضان المبارک بھی آنے والا ہے، تو میں اس مناسبت سے پیش کرتا ہوں. پھیلائے ہوئے سب کا سائے جان ہم توبہ کرتے ہیں، پھیلائے ہوئے سب کا سائے جان ہم توبہ کرتے ہیں، بندے ہیں تیرے اے رب جہاں، بندے ہیں تیرے اے رب جہاں ہم توبہ کرتے ہیں. اب سر کو جھکائے آئے ہیں، بخشش کی آس لگائے ہیں، بخشش کی آس لگائے ہیں، دے اپنے کرم کی خاص امان ہم توبہ کرتے ہیں، بندے ہیں تیرے اے رب جہاں ہم توبہ کرتے ہیں. اسیاں کے دل میں ڈیرے ہیں، جیسے بھی ہیں بندے تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں بندے تیرے ہیں، جائیں بھی تو آخر جائیں کہاں ہم توبہ کرتے ہیں، جائیں بھی تو آخر جائیں کہاں ہم توبہ کرتے ہیں. جھوٹے ہیں سہارے دنیا کے
सब हमने मौला देख लिए, सब हमने मौला देख लिए, एक तेरे सिवा सब वहम गुमा हम तौबा करते हैं, एक तेरे सिवा सब वहम गुमा हम तौबा करते हैं। हर सांस बनी है फरियादी है, ये ही सदा हर धड़कन की है, ये ही सदा हर धड़कन की। कहती है मौजे अश्के रवां, कहती है मौजे अश्के रवां, हम तौबा करते हैं। आता है ये हर दम आवाज़ा, तौबा का खुला है दरवाजा, तौबा का खुला है दरवाजा। सरवर है कुलीदे बाबे जिना, हम तौबा करते हैं। सरवर है कुलीदे बाबे जिना, हम तौबा करते हैं। बंदे हैं तेरे ऐ रब्बे जहां, फैलाए हुए सबका साए जान, हम तौबा करते हैं, हम तौबा करते हैं, हम तौबा करते हैं। ब्रेक से पहले सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब ने बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब हिना जी आप हमारे साथ हों और हम आपसे ना रिक्वेस्ट करें, पॉसिबल ही नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अपनी चॉइस का कोई सूफियाना कलाम पेश करें। बिल्कुल, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा खूबसूरत कलाम है, सबने सुना हुआ, वही पेश करूँगी। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, मुर्शद मन विच लाई, नफी असबात दा पानी मिले आ, हर रगे हर जाई जीवे मुर्शद कामिल बाहू, जे ए
लाई इल्म पढ़िया पर अदब ना सिखिया की लेना इल्म नू पढ़ के तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया की लेना तस्बीह पढ़ के ते चले कटे पर कुछ ना खटिया की लेना चलिया बढ़ के जाग बिना दूध जम दे नाही पावे लाल हो बण कड़ कड़ के जाग बिना दूध जम दे नाही पावे लाल हो बण कड़ कड़ के दिल दरिया समंदरों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने जो दिल दा महरम होवे बाहू ते सोई रब पछाणे ते जे रब मिलदा ना ते कोतिया ते मिलदा डडुआ मच्छियां जे रब मिलदा मून मनाया ते मिलदा पेड़ा ससियां ते जे रब मिलदा रात जागिया ते मिलदा काल कड़छियां ते रब उनां नू मिलदा बाहू नीतां जिन्नां दियां चंगियां रब उनां नू मिलदा बाहू नीतां जिन्नां दियां सच्चियां रब उनां नू मिलदा बाहू नीतां जिन्नां दियां अच्छियां जज़ाकल्लाह। ब्रेक की तरफ जाना है, अल्लाह करे कि छोटी ही हो,
کیونکہ واپس آ کے ایک بات ایکچولی میں خود کہنا چاہوں گی, اس کا آنر میں چاہوں گی کہ سرور حسین نقشبندی صاحب نے جو پہلے کلام پیش کیا تھا وہ بھی اپنا لکھا ہوا ہے, لیکن جو ریسنٹلی میں نے وہ آن لائن بھی پڑھا کہ حضور جانتے ہیں جو ان کا کلام ہے وہ موسٹ پڑھی جانے والی کلاموں میں سے ایک ہے, بلکہ موسٹ پڑھے جانے والا کلام ہے. سو وی آر ویری ویری آنرڈ اور آپ کو بہت مبارکباد دینا چاہیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو چھوٹے بھائی کی باری ہے, اور آف کورس کچھ اشعار چاہے ہوں, لیکن اینڈ میں کلوزنگ میں ہم آپ پہ کلوز کرنا چاہیں گے. تو ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. دل الفتح سرکار بسانے کے لیے ہے, دل الفتح سرکار بسانے کے لیے اور جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ, یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے, یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے. پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے, عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے, یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے, جاپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. سبحان اللہ, جزاک اللہ. It's been an honor and a pleasure having all three of you on the program. بہت بڑی بات ہے کہ تینوں آج آپ آئے اور ہمیں بات کرنے کا موقع ملا, اور چھوٹوں کا بڑے بھائی کے لیے احترام دیکھنا بہت خوبصورت لگا, بہت پیارا لگا. آج کل کے زمانے میں نہیں دیکھنے کو ملتا. بہت خوشی بھی ہوئی. لیونگ ایگزامپلس ہیں, ہمیں بھی کچھ سیکھنا چاہیے سب کو. اینڈ آف کورس جاتے جاتے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو بہت آپ کا فیمس کلام بھی ہے اور بہت زیادہ تعریف بھی کی جاتی ہے اور موسٹ پاپولر کلام ان دا ورلڈ حضور جانتے ہیں, وہ آپ سے سنتے ہوئے جائیں گے. لیکن جاتے جاتے چھوٹی سی اگر ایک دعا کروا دیں, کیونکہ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ سے میں دعا کیا, اچھا ایکچولی نو, بالکل ٹائم ختم ہو گیا, سوری. تو حضور جانتے ہیں اگر آپ کوشش کریں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں, کہاں
عرش مولا کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں میرے سفر کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے ذرا وہ نعت سنانا حضور جان